इस वक्त की हर क्षेत्र से बड़ी 25 खबरों पर आइए नजर डालते हैं। मुंबई मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक के बाद अब शिवसेना नेता यशवंत जाधव के घर पहुंची ईडी। आपको बता दें कि पिछले 4 महीनों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाले नवाब मलिक दूसरे वरिष्ठ एनसीपी नेता हैं। इससे पहले राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को पिछले साल नवंबर में मनी लॉन्ड्रिंग के अन्य कथित मामले में हिरासत में ले लिया गया था और फिर उन्हें जेल भेज दिया गया था। माना जा रहा है कि ईडी ने यह कार्रवाई दाऊद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की है। इससे पहले एनसीपी नेता नवाब मलिक को इसी मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया। गुरुवार को नवाब मलिक के भाई कप्तान मलिक को भी इस मामले में पूछताछ के लिए तलब किया गया था। बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी महाविकास अघाड़ी सरकार पर आक्रामक हो गई। बीजेपी ने बीएमसी में सत्ता पर काबिज शिवसेना को हॉकर पॉलिसी लागू न करने पर आड़े हाथों लिया है। बीजेपी नेता राजहंस सिंह ने मेयर को चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि 2014 में केंद्र सरकार ने हॉकर पॉलिसी लागू करने के लिए मान्यता दे दी थी, लेकिन फिर भी बीएमसी ने आज तक उसे लागू नहीं किया। बीजेपी नेता ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने 2016 और 2017 में हॉकर पॉलिसी लागू करने को लेकर ढांचा भी बनाया था, साथ ही इसे लागू करने की भी मान्यता दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा की है, लेकिन रूसी बलों के खिलाफ युद्ध के लिए यूक्रेन में अमेरिकी बलों को भेजने के साथ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि दुनिया रूस के खिलाफ एकजुट है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने रूसी समक्ष व्लादिमीर पुतिन पर आक्रमणकारी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि रूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को चुना। बाइडेन ने रूस के खिलाफ नए आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा की। बाइडेन ने कहा कि पुतिन एक आक्रमणकारी है और उन्होंने युद्ध को चुना। उत्तराखंड में कम होते कोरोना के मामलों के बाद 4 धाम यात्रा के लिए प्लान बना रहे हैं। तो ये खबर आपके लिए जरूरी है क्योंकि राज्य में सरकार 4 धाम यात्रा में आने वाले निजी वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराने की तैयारी में जुट चुकी है। इसके लिए परिवहन विभाग यात्रा के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है। इसमें व्यावसायिक वाहनों को ग्रीन कार्ड जारी करने के साथ ही निजी वाहनों का पंजीकरण भी किया जाएगा। वहीं निजी वाहनों को भी रजिस्ट्रेशन के दौरान वाहन में सवार व्यक्तियों के बारे में जानकारी देनी होगी। यूक्रेन से छात्रा को वापस लाने के नाम पर मां से ठगे 42,000। सीएम हेल्पलाइन पर की शिकायत तो जवाब मिला। वहीं के थाने में दर्ज कराओ केस। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में एक व्यक्ति ने पीएमओ से होने का दावा कर मेडिकल की छात्रा को यूक्रेन से वापस लाने का वादा कर उसकी मां से 42,000 रुपए की ठगी कर ली है। हैरानी की बात यह है कि जब शिकायतकर्ता महिला ने यूक्रेन में फंसी बेटी की मदद के लिए मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर फोन किया तो उसे कथित तौर पर यूक्रेन के पुलिस थाने से संपर्क करने के लिए कहा गया। महिला वैशाली विल्सन ने गुरुवार शाम को यहां कोतवाली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 मैच में टीम इंडिया ने एक तरफा जीत हासिल की। लखनऊ में खेल गए पहले मैच में टीम इंडिया 62 रनों से जीती। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका ने 6 विकेट पर 137 रन ही बनाए। श्रीलंकाई टीम गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही मोर्चों पर टीम इंडिया के सामने काफी कमजोर दिखी। मैच की बात करें तो टीम इंडिया ने जीत तो कमाल हासिल की, लेकिन इस मुकाबले में एक बार फिर वो सीन दिखाई दिए जो फैंस को दंग करने वाला है। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन आए दिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपने परिवार की तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। कार्तिक अपने फैंस को अपने परिवार से भी समय समय पर मिलाते रहते हैं। हाल ही में कार्तिक ने अपनी मम्मी को लेकर बताया है कि वह एक कैंसर सर्वाइवर रह चुकी हैं। कार्तिक की मम्मी माला तिवारी ब्रेस्ट कैंसर से जूझ चुकी है। 4 साल तक इस गंभीर बीमारी से लड़ने के बाद उन्होंने इस जंग को जीता। इस बारे में कार्तिक ने खुद बताया। अपने इंस्टाग्राम पर फैंस के साथ उन्होंने ये बात शेयर की। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की लाइफ में नन्हे मेहमान की एंट्री हो चुकी है। ऐसे में प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस अपने बेबी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने अपने बेबी के रूम की एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है। साथ ही अपने पति और पॉप स्टार निक जोनस समेत अपने पेरेंट्स की फोटोज भी एक्ट्रेस ने साझा की। इस तस्वीरों में एक्ट्रेस ने अपनी पर्सनल लाइफ की झलक फैंस को दिखाई है। प्रियंका ने 6 तस्वीरें एक साथ शेयर की है।
दिव्या भारती ये एक ऐसा नाम है जो उस वक्त सफलता की गारंटी माना जाता था। दिखने में बेतहाशा सुंदर और दमदार एक्टिंग ने रातों रात दिव्या भारती को एक स्टार बना दिया। वो अपने समय की सबसे युवा अभिनेत्री थी। उन्होंने मुख्य तौर पर बॉलीवुड फिल्मों के लिए काम किया। दिव्या भारती ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में बेहद कम उम्र में अपना नाम कमाया और आज उनके जन्मदिन के तौर पर उनको लोगों द्वारा याद किया जा रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को अभिनेता अमिताभ बच्चन और जया बच्चन को निर्देश दिया कि वो बीएमसी को उनके बंगले प्रतीक्षा के एक हिस्से को उपनगरीय जुहू में अधिग्रहण करने के लिए जारी नोटिस के खिलाफ दायर करे। बच्चन परिवार ने इस हफ्ते की शुरुआत में नगर निकाय के जरिए उन्हें जारी किए गए नोटिस को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। संजय लीला भंसाली जब भी सिनेमाई पर्दे पर कोई फिल्म लेकर आते हैं तो उनकी फिल्मों से काफी उम्मीदें होती है। इस बार भी दर्शकों को उनकी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी से काफी उम्मीदें हैं। फिल्म की कहानी कमाटीपुरा की गंगूबाई की जिंदगी पर आधारित है, जिसे कभी उसके लवर या पति ने मात्र 1000 रुपए में बेच दिया था और फिर वह सेक्स वर्कर बन गई। फिल्म में गंगूबाई का किरदार आलिया भट्ट ने निभाया है। वहीं रहीम लाला जो गंगूबाई का मुंह बोला भाई होता है, उसके किरदार में अजय देवगन नजर आ रहे हैं। हालांकि डॉन करीम लाला का नाम फिल्म में रहीम लाला कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा क्षेत्र पर बजट के बाद वेबिनार को संबोधित कर रहे हैं। रक्षा मंत्रालय से संबंधित केंद्रीय बजट 2022 और 2023 में डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को और ज्यादा मजबूत करने पर जोर दिया गया है। वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गुलामी के कालखंड में भी और आजादी के तुरंत बाद भी हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की ताकत बहुत ज्यादा थी। दूसरे विश्व युद्ध में भारत में बने हथियारों ने बड़ी भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि बीते कुछ सालों में भारत अपने रक्षा क्षेत्र में जिस आत्मनिर्भरता पर बल दे रहा है, उसकी प्रतिबद्धता आपको इस साल के बजट में दिखेगी। भारत में कोरोना महामारी के नए मामले लगातार कम होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में 13,166 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 302 लोगों की मौत भी हुई है। इस दौरान 26,988 लोग इस खतरनाक बीमारी को मात देने में सफल रहे। देश में गुरुवार को भी कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 302 ही थी। शुक्रवार को जारी हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार भारत में नए मामले जोड़ने के बाद अब तक कोरोना के कुल मामलों की संख्या 4,28,94,345 हो गई है। हालांकि सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,34,235 हो गई है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और अब तक 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। 5वें चरण के लिए आज शाम 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। सीएम योगी बोले विपक्ष के तमाम नेताओं ने 11 मार्च को विदेश भागने का टिकट कटा लिया है। रूस और यूक्रेन के हमले का ग्लोबल मार्केट पर बहुत असर हुआ है। कोरोना के कारण ग्लोबल इकोनॉमी पहले से क्राइसिस में है। उसके बाद बढ़ती महंगाई की समस्या विकराल हो रही थी। इस बीच यूक्रेन पर रूस के हमले ने इकोनॉमी को झकझोर दिया है। जापानी फाइनेंशियल कंपनी नोमुरा ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि यूक्रेन क्राइसिस से महंगाई का दबाव बढ़ेगा और एशिया में सबसे ज्यादा भारत को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि फूड और ऑयल प्राइस बढ़ने से एशियाई देशों पर प्रतिकूल असर होगा। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच कच्चे तेल के दाम में तेज बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। शुक्रवार यानी 25 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $101 प्रति बैरल से भी ऊपर पहुंच गई है, जबकि गुरुवार को कच्चे तेल का भाव $98.02 प्रति बैरल था। oilprice.com के मुताबिक कच्चे तेल की कीमतों में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। ओप्पो अगले महीने अपने स्मार्ट ग्लास की बिक्री शुरू करने जा रहा है। यह एक प्रकार का चश्मा है जो कई आधुनिक फीचर्स के साथ आता है। ओप्पो ने अपने पहले वियरेबल स्मार्ट ग्लास को कुछ महीने पहले ही लॉन्च किया था और अब उसकी बिक्री शुरू होने जा रही है। कंपनी ने अपने इस स्मार्ट ग्लास का नाम ओप्पो एयर ग्लास रखा है। इसकी मदद से कंपनी असिस्टेंट रियलिटी कैटेगरी में कदम रखने जा रही है। आपको बताते चले कि स्मार्ट ग्लास की शुरुआत गूगल की तरफ से सबसे पहले की गई थी और उसने कई बार मेहनत करके इस ग्लास को तैयार करने में सफलता हासिल की थी।
रूस और यूक्रेन के बीच गुरुवार को युद्ध शुरू हो गया। अब तक रूसी सेना यूक्रेन में भारी तबाही मचा चुकी है। रूसी सेना राजधानी कीव और बढ़ गई है। अब तक 7 धमाके हो चुके हैं यूक्रेन पर हमले को लेकर। जहां बाकी दुनिया रूस के खिलाफ हो गई है, वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने व्लादिमीर पुतिन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। एक तरफ अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया समेत देश रूस पर प्रतिबंध लगा रही है। दूसरी ओर चीन ने रूस पर सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। पाकिस्तान भी रूस का समर्थन कर रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने प्रमुख और उप प्रमुख मैनेजर और सीनियर मैनेजर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, वे बैंक ऑफ बड़ौदा की आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए 23 फरवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर आप इस बैंक लाइन में जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए ये एक शुभ अवसर है। पाकिस्तान में कजन मैरिज पर विवाद, अब क्या भारत में भी इसे बनाया जाएगा राजनीतिक मुद्दा? 3 तलाक, हिजाब, CAA यानी सीनियर सिटीजन एक्ट के बाद जहां तक कजन मैरिज को राजनीतिक मुद्दा बनाने की बात है, तो यह फिलहाल इसलिए संभव नहीं है क्योंकि यह प्रथा सिर्फ मुस्लिम समाज में ही नहीं है। भारत के दक्षिणी राज्य और महाराष्ट्र के साथ मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में हिंदू समाज में भी यह प्रथा है। भारत में भी मुस्लिम समाज से इतर दक्षिणी राज्य और महाराष्ट्र के हिंदू समाज में भी कजन मैरिज काफी प्रचलन में है। ऐसे में क्या ये कहना उचित होगा कि 3 तलाक और हिजाब के बाद आने वाले वक्त में कजन मैरिज पर रोक बड़ा सामाजिक या राजनीतिक मुद्दा बन सकता है? कहना मुश्किल है, लेकिन धर्म और राजनीति का घालमेल जिस तरीके से भारत के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहा है, उसमें कजन मैरिज को भी घसीट लिया जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गेहूं की फसल आने में अब कुछ ही दिन का वक्त बचा है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इसकी खरीदी के लिए तैयारी में जुट गई है। देश भर में गेहूं की सरकारी खरीद के मामले में मध्य प्रदेश रबी मार्केटिंग सीजन के दौरान पहले और 2021 और 2022 में दूसरे स्थान पर रहा था। ऐसे में इस बार भी सरकार इस मामले पर सजिंदा है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने बताया कि RMS 2022 और 2023 में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की प्रक्रिया को और अधिक सरल कर दिया जाएगा। नवाब मलिक को मेडिकल जांच के लिए लेकर दफ्तर से निकले ईडी अधिकारी 3 मार्च तक हिरासत में है। मंत्री इस महीने की शुरुआत में ईडी ने भारत में आतंकी गतिविधियों के लिए भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के खिलाफ NIA के मामले के आधार पर मामला दर्ज किया था। इसमें दाऊद के सहयोगियों की कई संपत्तियों पर भी छापेमारी की गई थी। अरशद वारसी इन दिनों खूब चर्चा में बने हुए हैं। पहले एक्टर अरशद वारसी की फिल्म बच्चन पांडे के ट्रेलर को लेकर एक्टर खबरों में बने हुए थे। अब अरशद वारसी रूस और यूक्रेन क्राइसिस की वजह से सुर्खियों में है। दरअसल एक्टर ने रूस और यूक्रेन क्राइसिस पर एक ट्वीट कर डाला था। इतने गंभीर मुद्दे पर उन्होंने जो ट्वीट शेयर किया था वह एक मीम था जो कि गोलमाल से जुड़ा हुआ था। उस पोस्ट में अजय देवगन, अरशद और शर्मन जोशी नजर आ रहे थे। इस पोस्ट पर तीनों ने रिएक्शन बिल्कुल अलग थे। हालांकि मामले को जब बिगड़ते देखा गया तो अरशद ने अपने उस ट्वीट को डिलीट करने में बेहतरी समझी और उस ट्वीट को जल्द से डिलीट किया। गुरुवार को भारी गिरावट के बाद सप्ताह के आखिरी कारोबारी सत्र में बाजार जबरदस्त तेजी के साथ खुला। सेंसेक्स 792 अंकों के उछाल के साथ 55,321 के स्तर पर और निफ्टी 268 अंकों के उछाल के साथ 16,515 के स्तर पर खुला। इस गिरावट को निवेशकों ने मौके के रूप में देखा और बड़े पैमाने पर खरीदारी की जा रही है, जिसके कारण बाजार में तेजी है। कारोबार के महज 5 मिनट के भीतर सेंसेक्स में 1,000 अंकों से ज्यादा का उछाल दर्ज किया गया है। देश की सेवा में दिन रात काम करने वाली भारतीय रेल अपने यात्रियों को बेहतर सेवा प्रदान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। भारतीय रेल अपनी क्षमता के अनुसार यात्रियों को सुविधाजनक, सुरक्षित और आरामदायक सफर मुहैया कराने का निरंतर प्रयास करती रहती है। रेलवे की हमेशा कोशिश रहती है कि रेल यात्रियों को सफर करने के दौरान किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने दिल्ली के सराय रोहिल्ला से राजस्थान के उदयपुर के बीच हमसफर ट्रेन चलाने का फैसला लिया है।